किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। तो चलिए देखते हैं कृषि समाचार और जानते हैं मौसम की मिजाज के बारे में, मंडी के भाव के बारे में, तरह तरह की खेती बाड़ियों के बारे में, है ना? बिल्कुल। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। डेयरी व्यवसाय को प्रोत्साहित करने तथा दूध उत्पादन व्यवसाय को स्वरोजगार का सशक्त साधन बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना काल में डेयरी उद्यमिता विकास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का कार्यान्वयन नाबार्ड के द्वारा राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। भारत कृषि प्रधान देश है और लगभग 60 से 65% आबादी गांवों में रहती है। सरकार की कोशिश है कि ग्रामीणों का पलायन न हो, उन्हें उनके गांव में ही रोजगार के अवसर दिए जाएं और वो रोजगार कृषि तथा पशुपालन पर आधारित हो। पशुपालन में गौपालन के जरिए डेयरी व्यवसाय से अच्छी आमदनी पाई जा सकती है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों में डेयरी उद्यमिता विकास योजना की शुरुआत की गई है। ये योजना झारखंड में भी लागू है, जिसका कार्यान्वयन नाबार्ड के द्वारा राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में प्रगतिशील किसान सहित दूध उत्पादन से जुड़े समूह, संस्था, समितियां या संगठन अपने जिले के जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला प्रबंधक नाबार्ड से संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने इस वर्ष 10 लाख हेक्टेयर खेत में रबी फसल लगाने का लक्ष्य रखा है। इसी हिसाब से किसानों को बीज और खाद भी उपलब्ध कराया जाएगा। पिछले साल करीब 9 लाख हेक्टेयर में रबी फसल लगाई गई थी, जिसमें 6.5 लाख हेक्टेयर में ही खेती हो पाई थी। झारखंड के कृषि निदेशक ने राज्य के सभी जिला कृषि पदाधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हें निर्देश दिया है कि रबी फसल के लिए खाद और बीज का प्रखंडवार लक्ष्य तय करें, क्योंकि इसी आधार पर केंद्र से मांग की जाएगी। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा 10 लाख हेक्टेयर में रबी फसल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल 9.5 लाख के लक्ष्य में सिर्फ 6.5 लाख हेक्टेयर में रबी की खेती हो पाई थी। इस बार रकबा बढ़ाए जाने से उत्पादन में भी बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की जा रही है। किसान अगर इंटरक्रॉपिंग यानी अंत फसलीय खेती कर रहे हों तो क्रमबद्ध पद्धति का उपयोग करें। सबसे पहले उन्नत प्रभेद को फफूंदी नाशक, उसके बाद कीटनाशक और आखिर में राइजोबियम से उपचारित करें। इंटरक्रॉपिंग पद्धति में एक ही खेत में एक साथ 2 से 3 फसलें लगाई जाती हैं। इनमें अगर कीड़ों का प्रकोप या रोग लग जाए तो एक साथ कई फसलों की बर्बादी तय है। हालांकि अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग कीड़े और बीमारियां होती हैं। इस लिहाज से इंटरक्रॉपिंग सुरक्षित विधि है। एक फसल बर्बाद हुआ तो बाकी बच सकता है, फिर भी एहतियात जरूरी है। इंटरक्रॉपिंग की मांग है कि एक क्रमबद्ध प्रक्रिया अपनाई जाए। अगर हम बीज उपचार कर देते हैं तो पहले 30 दिन तक कोई प्रकोप नहीं होता है, और खास करके बीज उपचार करके लगाते हैं और वही इंटरक्रॉपिंग कराएं, मड़ुआ के साथ लगाएं तो भी काफ़ी लाभ होता है। अगर उसके बाद पौधा बढ़ता है तो थोड़ा नीम से क्या बीज का जो दवा होती है 5% उसका छिड़काव कर दें। इस तरह से होता है कि कभी कभी जहरीली कीटनाशक दवा डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है और किसान भाई को लाभ होता है। अगर इन परिस्थितियों के बाद भी अगर कुछ कीड़े लग जाते हैं तो हमें एक छिड़काव कर देने से भी जहरीली कीटनाशक का तो कीट का प्रबंधन हो जाता है। तो इस प्रकार में काफ़ी लाभ होता है। भारत विश्व में सबसे अधिक कागजी नींबू उत्पादन करने वाला देश है। झारखंड के किसान कागजी नींबू फसल से ज्यादा उपज पाने के लिए कागजी कलापंत, लेमन 1, प्रमालिनी, विक्रम, चक्रधर, PKM 1 और सीडलेस लाइम लगाएं। नींबू वर्गीय फलों में संतरा और स्वीट ऑरेंज के बाद कागजी नींबू तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उगाया जाने वाला फल है। भारत का कागजी नींबू पैदा करने में पहला स्थान है। इस समूह के फल विटामिन तथा प्रतिऑक्सी कारकों से भरपूर होता है। झारखंड राज्य कागजी नींबू के उत्पादन में अन्य राज्यों से बहुत पीछे है, जबकि चाहे तो किसान इसकी बेहतर खेती से अच्छी आय पा सकते हैं। अपने राज्य के किसान कागजी नींबू के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद कागजी कला, पंत लेमन 1, PKM 1, चक्रधर, विक्रम, प्रमालिनी, सीडलेस लाइम, इन प्रभेदों की उत्पादन क्षमता 300 से 500 फल प्रति पेड़ प्रति वर्ष है। आज हम उस किसान से मुलाकात करने वाले हैं जिनके लिए खेत और खेती ही सब कुछ है। किस मौसम में कौन सी फसल लगानी है, कौन से उन्नत किस्मों का चुनाव करना है,
कितना और कौन सा खाद डालना है, सिंचाई के लिए किस खेत में कहां से कैसे पानी पहुंचाना है, हर वक्त यही सोचते रहते हैं और यही करते भी रहते हैं। अभी तो ये अपने कई खेतों में अलग अलग फसल लगाए हुए हैं और अगली फसल के लिए अभी खेतों की तैयारी में भी लगे हुए हैं। सुबह शाम, दिन दोपहर खेत और खेती के काम में लगे रहना इन्हें अच्छा लगता है और जो इंसान अपने काम में दिल लगा देता है उसका काम और अंजाम दोनों बेहतरीन होता है। आज जो किसान हमसे रूबरू हैं उनकी शख्सियत भी ऐसी ही है और यही उनकी सफलता का राज भी है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय पलांडू वगैरह सब दे के मतलब वहाँ पर ले जाके किसानों को प्रशिक्षण दिलवा के ला के अच्छा तरीक़े से खेती करवाते हैं, जिससे किसान को अच्छा से अच्छा लाभ मिले, अच्छा फ़ायदा मिले और हमारा झारखंड राज्य हमेशा आगे बढ़े और हमारा देश भी आगे नाम रोशन रहे कि किसान के ही बिना पूरा दुनिया चलता है और किसान से ही सब कुछ चलता है। किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहला और सबसे बुनियादी काम होता है खेतों की अच्छी जुताई। किसान अपनी खेतों की बेहतर और गहरी जुताई के लिए बिरसा रीजर हल का इस्तेमाल करें। ये पशु चलित हल है और जुताई के साथ कादो करने का काम भी करता है। खेतों की अच्छी जुताई फसलों के बेहतर उत्पादन का आधार है। आमतौर पर हम पारंपरिक हल से खेतों की जुताई करते हैं, लेकिन कृषि विशेषज्ञों ने इन हलों के परिणाम और उनकी खामियों को देखते हुए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियंत्रण विभाग द्वारा नए हल का निर्माण किया गया है जो पारंपरिक हल से बेहतर कार्य करता है और उस हल का नाम है बिरसा रीजर हल, जो खेतों की गहरी जुताई के साथ साथ कादो करने का काम भी करता है। बिरसा रीजर हल की कार्य क्षमता 40 से 50 डिसमिल प्रतिदिन है। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33.2 डिग्री सेल्सियस और मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33.5 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों की थोक भाव इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1950 रुपए से 2150 रुपए, चावल मध्यम 2250 रुपए से 2360 रुपए, चावल उत्तम 2450 रुपए से 2600 रुपए, गेहूं 1400 रुपए से 1500 रुपए, चना 4800 रुपए से 5150 रुपए, दाल अरहर 6250 रुपए से 7100 रुपए, दाल मसूर 4200 रुपए से 4550 रुपए, दाल चना 5850 रुपए से 6200 रुपए, सरसों तेल 10225 रुपए से 10325 रुपए, चीनी 3650 रुपए से 3750 रुपए, आलू 1300 रुपए से 1400 रुपए और प्याज 1000 रुपए से 1100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहनों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार। बिल्कुल, और जिसमें आपको तमाम तरह की जानकारियां मिली कृषि से संबंधित और मौसम के समाचार से भी हमारे किसान भाई अवगत हुए, मंडी भाव को भी उन्होंने जाना। लेकिन हम यहाँ पर लेंगे किसान भाइयों एक छोटा सा विराम और इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का। तो विचार क्या है गंद्रू भाई आज? झुमकी बहन, विचार तो नेक है। अभी धान फसल लगा हुआ है और कहीं कहीं तो किसानों के जो धान हैं वो पक भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे किसान जो देर से बारिश होने की वजह से अभी उनके खेतों में बालियां नहीं आई हैं धान में, तो ऐसे में समसामयिक कृषि जो होता है धान की, उसकी देखभाल की जरूरत होती है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्या जरूरत होगी, ये तमाम जानकारियां हम अपने किसान भाइयों को उपलब्ध कराएंगे, लेकिन इसके लिए तो हमें चलना होगा गाँव की ओर। बिल्कुल चलना होगा, इंतजार हो रहा होगा हमारा। हमारे कारू दादा और मंगरा दादा इंतजार में जरूर होंगे। चलिए चले। जोहार दादा। अरे जोहार 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 चलता सब ठीक है। जोहार जोहार जोहार। एकदम धान का खेती में एकदम लगे हुए हैं एकदम। आए दादा, अब देखिए हम तो धान एकदम लगाए हुए हैं, यहाँ तो बाली फूट गया, लेकिन सब खेत में ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए दादा, अभी क्या है ना कि देर से बारिश हुआ था तो देर से आप धान भी लगाए होंगे। हाँ। बहुत सारे ऐसे किसान हैं कि जो देर से धान लगाए हैं, तो अभी तो बाली नहीं निकलेगा ना। हाँ, तो समय आएगा तब बाली निकलेगा। तो हमारा मने पूछना है कि अभी का समय में अभी जो मौसम चल रहा है, तो ऐसा में हमरे जैसा जो किसान हैं, धान का खेती कर रहे हैं, धान लगाए हैं, तो उनको कौन कौन बात पे का ख्याल रखना होगा? ये एकदम समसामयिक प्रश्न है भाई। हाँ। और किसान भाइयों को जानना भी चाहिए कि अभी धान की जो देखभाल है वो कैसे करना चाहिए। हाँ, यही तो क्या झुमकी बहन, चलिए हम इसी बात पर अपने किसान भाइयों को जानकारी दिलवा देते हैं। बिल्कुल दिलवाते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर DN सिंह जी से। आइए मिलते हैं। टॉप ड्रेसिंग जो कि वैज्ञानिक तौर पर सलाह दी जा रही है, वो क्या है डॉक्टर साहब बताएं? टॉप ड्रेसिंग देखिए, भुरकाव जो जैसे हम लोग हैं ना, कोई भी आदमी जैसे हैं, 3 बार खाना खाते हैं हम लोग। सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं। अगर किसी को ये कह दिया जाए कि 24 घंटे में जो आप खाना खाते हैं वो एक ही बार खा लीजिए, तो आपका सेहत खराब हो जाएगा। यही कारण है कि पौधों को भी जो पूरी अनुशंसित मात्रा नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास, जो 3 मुख्य जो उसके अवयव हैं, उनको भी 3 भाग में बांटा गया है। एक खाद की मात्रा जो पोटास की और फास्फोरस की पूरी मात्रा और यूरिया की आधी मात्रा रोपाई के समय डाल देते हैं, और जो आधी मात्रा यूरिया की बचती है उसको 2 भाग में बांट लेते हैं। पहला भुरकाव यूरिया का 30 से 35 दिन बाद करते हैं और दूसरा 50 से 60 दिन बाद। तो ये भुरकाव करने से क्या होगा कि समय समय पर आप जो अंतराल होता है उसमें पौधों का जो आवश्यक पोषक तत्व की जो कमी नहीं हो, और उनको समय समय पर जितना पोषक तत्व या जो जैसे हम लोग खाते हैं, चावल दाल सब्जी 3 चीज़ खाते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट लेने के लिए, उसी तरह नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास ये हमारे पौधों का प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट है, इसको लेना बहुत ज़रूरी है। और इसको स्प्लिट करके कई भाग में, जैसे हम लोग सुबह दोपहर शाम 3 बार खाते हैं, उसी तरह पौधों को भी अगर 3 बार देंगे तो उससे पौधों को आप जो बाहर से खाद डालते हैं, चाहे यूरिया के रूप में चाहे पोटास के रूप में, उसका एक एक चीज़ को वो पौधे ग्रहण करते हैं, जिसका कि उत्पादन क्षमता पर काफ़ी वृद्धि का होता है। खाद्यान्न फसलों में धान का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे राज्य झारखंड में भी इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। धान की खेती पूरी तरह से वर्षा आधारित खेती है। कहने का तात्पर्य ये है कि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की जरूरत होती है और झारखंड में लगभग वर्षा 1300 से 1400 मिलीलीटर होती है,
जो धान की खेती के लिए पर्याप्त है। किसानों की मेहनत, सरकार के प्रोत्साहन तथा कृषि वैज्ञानिकों के नित्य नए खोज और अनुसंधान से आज राज्य में धान की खेती में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि दर्ज की गई है। धान फसल की उत्पादकता वर्ष 2008-09 में 20.35 क्विंटल से बढ़कर 2011-12 में 30.02 क्विंटल हो गई है। इस तरह उत्पादकता में 50% की वृद्धि दर्ज की गई है। धान की उत्पादकता को और बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हम इसकी नई नई तकनीकों से और कृषि वैज्ञानिकों के परामर्श को ध्यान में रखते हुए इसके वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए। इस बार चूंकि बारिश देर से हुई है, ऐसे में किसानों ने धान की रोपाई भी देर से की है और आशा की जा रही है कि इस बार धान का उत्पादन अच्छा होगा। उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए सही समय पर सही मात्रा में खाद का इस्तेमाल जरूरी है। अगाध प्रभेद की धान में रोपनी के समय ही 50% नाइट्रोजन का व्यवहार करना चाहिए, 25% रोपनी के 2 से 3 सप्ताह बाद और 25% 6 सप्ताह के बाद। वहीं पिछात प्रभेद में नाइट्रोजन की अंतिम छिटाई 7 से 8 सप्ताह के बाद कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, जब भी नाइट्रोजन का छिड़काव करें उसके पहले खेतों की निकौनी जरूरी है। धान की खेती से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए कीटों का प्रबंधन भी आवश्यक है। धान में लगने वाले प्रमुख कीट है साढ़ा, तना छेदक, बकिया कीट। रस चूसने वाले कीटों में प्रमुख हैं भूरा, मधुआ, हरा मधुआ, थ्रिप्स तथा गंधी बग। ये कीट धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसका नियंत्रण जरूरी है। साढ़ा कीट लगने पर पौधे से बालियां नहीं निकलती हैं। धान की जो बढ़वार बिंदु है वो प्याज की पत्ती के समान पतली और खोखली हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए रोपाई के 3 सप्ताह बाद इसमें कार्बोफ्यूरान 3G का या फोरेट 10G का छिड़काव उचित मात्रा में करना चाहिए। तना छेदक, ये पौधों के तने में छेद करके आंतरिक भाग को खाता है, जिससे पत्तियां सूखने लगती हैं। बालियों की अवस्था में इस कीट का आक्रमण होने पर संपूर्ण बालियां ही सूख जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए रोपाई के 35 दिनों के बाद मोनोक्रोटोफॉस 36 EC का छिड़काव करना चाहिए। गंधी बग एक ऐसा कीड़ा है जो बालियों के दूध को चूस लेता है और उसे बर्बाद कर देता है। इसकी रोकथाम के लिए इंडोसल्फान 4% धूल या क्विनालफास 1.5% धूल का व्यवहार 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। रस चूसने वाले कीड़े से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड का उपयोग काफी लाभदायक साबित होता है। कीटों के अलावे धान में कई तरह के रोग भी लग जाते हैं, जिससे फसल बर्बाद हो जाती है। फसलों की इस बर्बादी को रोकने के लिए रोगों पर नियंत्रण आवश्यक है। धान में लगने वाला प्रमुख रोग है झुलसा या ब्लास्ट। इसकी पहचान ये है कि इसके प्रकोप से पत्तियों पर चौड़े नाव आकार के भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। बालियों के नीचे डंठल पर भूरा काला धब्बा दिखाई पड़ता है। काले भाग में धान के बाल टूट जाते हैं। इससे बचाव के लिए पहले ही इसका उपचार करना जरूरी है। इसकी रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम एंडोफिल N45 का छिड़काव 10 से 15 दिनों के भीतर करना चाहिए। धान के खेतों में लगने वाला एक और प्रमुख रोग है भूरी चित्ती रोग। इसकी रोकथाम के लिए डायथन जेड 78 का छिड़काव करना चाहिए। धड़ सरण रोग का प्रकोप धान की खेती के लिए काफी नुकसानदायक है। इसकी रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम और इंडोसल्फान का उपयोग आवश्यक है। इसके अलावा धान की बेहतर पैदावार के लिए खरपतवार का नियंत्रण भी अति आवश्यक है। किसान भाई अगर इन तमाम बातों का ख्याल रखें तो अपने खेतों की पैदावार काफी बढ़ा सकते हैं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। तो कैसा लगा था? अब हम बढ़िया से बूझ गए कि हमरे जैसा जो भी धान लगाए हुए जो किसान हैं कि इस मौसम में कौन कौन बात का ख्याल रखना चाहिए, का उपाय करना चाहिए, का उपचार करना चाहिए, का खाद पानी सब कुछ बताएं और वो सब हम बढ़िया से बूझ गए।
ठीक है। ऐसा हम लोग करेंगे ना तब देखिएगा अभी जैसा एकदम चकाचक धान है और दूसरा खेत में ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो भी एकदम कितना शानदार खेती करेंगे। लेकिन दादा ये धान का खेती के बाद आप क्या कीजिएगा? अरे वही हम लोग बैठ के दोनों बात कर रहे थे कि मैंने अब तो धान तो लगभग खत्म होने वाला है, तो दिमाग में आया काहे नहीं तीसी का खेती किया जाए। अरे उसका कैसे करें, कैसे उसका तैयारी करें, ये चीज समझने के लिए हम लोग दोनों आपस में गोठिया रहे थे। तो बोले अरे भाई तो अभी आने ही वाले हैं, झुमकी बहन और चंदू भाई हमारे, तो बस उसी से पूछ लेंगे। चलिए लगे हाथ आप बता दीजिए हम लोग। चलिए तो आपके साथ साथ हमारे किसान भाइयों को भी जानकारी हम उपलब्ध करा देते हैं झुमकी बहन की तीसी की खेती की तैयारी वो कैसे करें। बिल्कुल, तो चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सोहन राम जी के पास। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं किसान भाइयों को मेरा इस कार्यक्रम में नमस्कार। और पैरा की खेती की जब बात करते हैं तो पैरा की खेती क्षेत्र में तीसी की ही होती है और बहुतायात मात्रा में किसान भाई तीसी की पैरा खेती करते हैं। पैरा की खेती कब की जाती है इसके विषय में मैं बताऊंगा। पैरा की खेती उस समय की जाती है जब धान पकने लगता है और धान के खेत में मॉइस्चर जो सो रहता है, मॉइस्चर मतलब नमी रहता है। धान की खड़ी फसल में किसान जो है तीसी के बीज की छिटाई कर देते हैं। उसके 20-25 दिन के बाद जो सो धान की कटाई की जाती है। तब तक जो सो ऐसा होता है कि तीसी की जो फसल होती है 5 से 6 सेंटीमीटर के पौधे हो जाते हैं। इससे एक फ़ायदा ये है कि खेत की दोबारा जुताई नहीं की जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो खड़ी फसल है वह भी निकल आया और दूसरी फसल जो सो की शुरुआत हो जाती है। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को ये बताइए कि फसल तो लग गई, फसल लगाने के बाद इसकी देखभाल किन किन अवस्थाओं में, जैसे वो बढ़ रहे हैं तो उनकी किस किस अवस्था में कैसे कैसे उनका ख्याल रखना चाहिए कि वो सही हो? तीसी की जो पैरा खेती की जाती है, जब धान की कटाई हो जाती है तो पौधे 5 से 6 सेंटीमीटर के या 4-5 इंच तक के हो जाते हैं। तो उस परिस्थिति में खेत में जब नमी रहता है तो यूरिया का छिड़काव कर देना चाहिए। यूरिया का छिड़काव करना चाहिए। यूरिया का छिड़काव जो सो उतना ही करना चाहिए जैसे हम लोग जो दूसरे तरह से जो खेती करते हैं तीसी का, उसकी आधी मात्रा ही यदि हम उसमें 50 केजी डालते हैं यूरिया तो इसमें 25 केजी ही डालना चाहिए। इस तरह से खाद की मात्रा पैरा क्रॉप में करनी चाहिए। लेकिन तीसी की खेती के बारे जब हम बात करने लगते हैं तो तीसी की खेती अब 15 अक्टूबर के बाद से लेकर 15 नवंबर तक जो सो किया जाता है। जब हम पैरा कृषि की आप बात कर रहे हैं तो पैरा तीसी में सबसे बड़ी बात है कि हम अगर खेत की तैयारी कर रहे हैं तो खेत की तैयारी हमें किस तरह से करनी चाहिए कि फसल उपज ज़्यादा दे? पैरा की खेती में खेत की तैयारी नहीं की जाती है, वो खड़ी फसल में ही लगाई जाती है। लेकिन दूसरी विधि से जब हम करते हैं तो उसमें खेत की तैयारी की जाती है और पौधे से पौधे की दूरी या उसमें लाइन से लाइन की दूरी बनाया जाता है। लेकिन जब हम पैरा की बात करते हैं तो इसकी खेती जो सो जब धान कट जाता है उसके बाद की बात मैंने बता रहा था कि यूरिया का छिड़काव करना चाहिए। पौधे जब बड़े होने लगते हैं तो उसमें कुछ कभी कभी रोग का प्रभाव होता है, तो रोग का जैसे जैसे जिस तरह का सिम्टम आता है, प्रभाव आता है या लगते हैं, उसी तरह से वैज्ञानिकों के द्वारा कंसल्ट करके उस पर दवाई का छिड़काव करना चाहिए। कीड़े इस क्षेत्र में नहीं के बराबर लगते हैं। तो इस तरह की पैरा क्रॉप की बात आती है। डॉक्टर साहब, झारखंड की मिट्टी बलुई है, तो बलुई मिट्टी में तीसी पैरा की कौन सी किस्म लगाएंगे कि हमें ज़्यादा मुनाफा होगा या ज़्यादा फल देंगे? जब हम तीसी की पैरा फसल की बात करते हैं तो इसमें प्रभेद की भी बात आती है। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने T397 एक प्रभेद है, दूसरा सुभरा है, श्वेता है, और हम लोग अभी पद्मिनी का भी अनुशंसा किए हुए हैं। तो T397 जो है बहुत
छोटे कद के पौधे होते हैं और इसकी उपज जो सो पैरा क्रॉप में 5 से 6 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर की दर से ली जा सकती है। जब श्वेता की बात करते हैं तो श्वेता जो है ये भी 5 से 6 क्विंटल की दर से सो इसकी उपज होती है। शुभ्रा का भी बात करते हैं, पद्मिनी का बात करते हैं, इसी तरह का उपज होती है। और इसका पूरे फसल चक्र जो है वो जो सो 128 से 32 दिन में पूरा फसल पककर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से पैरा क्रॉप की बात हम लोग जो सो करते हैं और पैरा क्रॉप में बड़ी आसानी से बिना खेत की जुताई किए हुए या बिना कम मेहनत में ही अच्छी उपज हम लोग पैरा की खेती के लिए करके अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों को मेरा अनुरोध है कि पैरा की खेती जो खेत खाली रहते हैं धान कटने के बाद वैसे खेतों में पैरा की तीसी के पैरा की खेती अवश्य करें और इसका लाभ उठाएं। तो हमें तो उम्मीद है कि जो किसान भाई हैं वो तीसी की खेत की तैयारी में अब लग जाएंगे भाई। धान की कटनी के बाद वो तीसी की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं उन बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो तीसी का उत्पादन भी अच्छा होगा। और वही सोच करके किसान भाइयों को तीसी की खेत की तैयारी भी करनी चाहिए। क्यों? एकदम और जो लाभ होगा अगर हाँ, और जो हमको पता है वैसा हम करेंगे तो हमको ये निश्चित है कि हमको लाभ बहुत होगा। बिल्कुल। तो लाभ तो हम उम्मीद करते ही हैं किसान भाइयों की आपको खेती से अधिक लाभ हो। लेकिन अब हमें किसान भाइयों से लेना होगा इजाजत से पहले हम लोगों को जो मौसम विज्ञान एकदम भाई किसानों को तो मौसम की जानकारी होनी ही चाहिए। तो चलिए किसान भाइयों, हम आपको IMD पुणे से प्राप्त मौसम समाचार की जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान मंडल पुणे के अनुसार आज राज्य के विभिन्न प्रमुख शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान इस प्रकार से दर्ज किया गया। रांची अधिकतम 32.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 32.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22.4 डिग्री सेल्सियस। वहीं मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आकाश साफ रहेगा, कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। कम लागत पर अच्छी खेती के लिए छोटे छोटे कृषि यंत्रों का व्यवहार करें। फसल कटाई के लिए रीपर का प्रयोग करें। पक्की फसल को समय पर काट लें, अधिक दिनों तक खेत में छोड़ देने पर दाने झड़ने लगेंगे। मौसम समाचार के बारे में भी उनको जानकारी मिल गई। बिल्कुल। और अब हमें इजाजत लेना चाहिए किसान भाइयों से, लेकिन जाते जाते हम अपना पता बता देंगे ताकि वो अपना सुझाव और उनकी जो समस्या है वो हम तक लेकर भेज सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। तो फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।